जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो किसी सब्जेक्ट पर नहीं है, किसी टॉपिक पर नहीं है, किसी इंसिडेंट पर नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक फेलियर की। मेरा फेलियर, आपका फेलियर, सोसाइटी का फेलियर एंड एज यूजुअल सिस्टम का फेलियर। शायद हम इस देश को एक ऐसा समाज नहीं दे सके या नहीं दे पा रहे हैं जिसमें भारत की बेटियां, माताएं, बहनें और बच्चियां सुरक्षित रह सकें, सुरक्षित घूम सकें, अपना जीवन जी सकें। मुझे किसी ने बोला कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना था कि हमारे बोलने से किसी को शायद कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2012 में भी जब देश में निर्भया का एक केस हुआ दिल्ली में, जब पूरा देश सड़कों पर था, हम भी सड़कों पर थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे और उस पूरे मूवमेंट का पार्ट बने, शायद इस उम्मीद से कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और शायद अगर आज हम इस मूवमेंट का पार्ट बने तो आने वाली जनरेशन्स के लिए शायद कुछ ऐसे लॉज में बदलाव आ जाएंगे जिनसे उन्हें एक सुरक्षित और एक सेफ एटमॉस्फेयर मिल पाएगा देश में। मगर अनफॉर्चुनेटली आज 12 साल बाद भी सिचुएशन वैसी की वैसी है, बल्कि मैं तो कहूँगा सिचुएशन और वर्स्ट हो चुकी। क्योंकि मैं अगर बात करूँ NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा की, तो 2012 में लगभग 25,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। 2016 में लगभग 39,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। और 2020 में कोविड होने के बावजूद 21,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। आप सोच सकते हैं, कोविड होने के बावजूद नंबर्स में लगातार बढ़ोतरी है। कन्विक्शन रेट मात्र 27%, यानी कि 100 केसेस में से मात्र 27 केसेस में ही फैसला आया। तो ये चिंता का विषय तो साथियों है बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए मेरा हमेशा एक मानना है कि कमजोर आदमी का बोलना गलत नहीं होता है, लेकिन मजबूत और सक्षम आदमी का ना बोलना बहुत ज्यादा गलत है। मेरी कोई नहीं सुनेगा, शायद आपकी भी कोई ना सुने, मगर जिनकी सुनी जाती है या जिनकी सुनी जा सकती है वो ना बोलें तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा दोस्तों। अभी कुछ समय पहले ही एक बॉलीवुड की एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के लिए ट्विटर्स पे, इंस्टाग्राम्स पे चूड़ियां तोड़ दी, हर तरफ बिल्कुल हंगामा मचा दिया। देखिए, मैं किसी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा और ना मैं ओपिनियन देता हूँ इस चीज़ पे। वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आपकी अपनी चॉइस है। आपका 4,500 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के बारे में लिखना मुझे गलत नहीं लगा, लेकिन मुंबई से मात्र 800 या 1000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में एक ऐसा हादसा, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, उसके बारे में ना लिखना गलत लगा। आपको कई लोग फॉलो करते हैं, आपकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो ये दोहरा चेहरा जो आप लोगों का है वो मुझे बहुत गलत लगा। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं, अभी कुछ वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा ही केस सामने आया जो कि बहुत गलत था। सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। वहां पर लगभग हर विपक्ष का नेता पहुंचा, शायद कोई नेता ऐसा होगा जो वहां नहीं पहुंचा। होड़ लगी थी लोगों की हाथरस पहुंचने की। मगर आज कोलकाता के इस केस के बाद में लगभग 10 दिन होने को आ गए हैं। आप कोलकाता पहुंचना बहुत दूर है दोस्तों, आप अपने फोन से एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं मेरी समझ के बाहर। चाहे कलकत्ता हो या यूपी हो या और भी कोई प्रदेश हो, गलत को गलत ना बोलना गलत है। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हमने 78वां आज़ादी का जश्न मनाया, उसके कुछ दिन बाद हमने रक्षाबंधन मनाया। लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि हमें आज़ादी क्या सचमुच मिली है, और रक्षाबंधन में हम कौन से बंधन की रक्षा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दोस्तों, सुनने में बहुत छोटी चीज़ है, मगर अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा फेलियर है इस सिस्टम का।
साल दर साल बीतते जा रहे हैं, चीज़ें तस की मस है। दोस्तों, इस पूरे केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हुआ है, ये डिटेल हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे लोग वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स। मैं आपको बहुत शॉर्ट में डिटेल दे देता हूँ इस पूरे केस की। 8 अगस्त रात लगभग 2 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज, एक कोलकाता का बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, उसकी एक पीजी डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही हैं, ट्रेनी डॉक्टर, अपनी 36 घंटे की ड्यूटी पे थी। यानी कि 36 घंटे की ड्यूटी का मतलब आप समझिए, अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ में बात करूं जो हम शहरों में करते हैं अक्सर, 8 या 9 घंटे की शिफ्ट हम लोग करते हैं। अगर आप 36 से उसको कंपेयर करेंगे तो लगभग आपका 4 दिन का काम वो डॉक्टर एक ही दिन में कर रही थी, मतलब 1.5 दिन में कंटिन्यूसली। और ऑन कॉल डॉक्टर्स बोलते हैं इनको, ये रेसिडेंट डॉक्टर बोलते हैं। लगभग रात के 2 बजे का समय था। इस डॉक्टर ने अपने काम से एक छोटा सा ब्रेक लिया, मतलब थोड़ा बॉडी स्ट्रेच, एक छोटा सा पावर नैप और थोड़ा सा शरीर को आराम देने के लिए। तो वह अपने कुछ 4 कोलीग्स के साथ में उसी हॉस्पिटल के एक सेमिनार हॉल में जाते हैं, जहाँ वो लोग बैठते हैं, अपना डिनर करते हैं, और डिनर करके बाकी के जो 4 डॉक्टर्स हैं वो वापस चले जाते हैं। और ये जो डॉक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वहीं पे रुकती है और वेट करती है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट शरीर को देने के लिए रुक जाती हैं और थोड़ा सा रेस्ट करती हैं। लगभग 2 बजे का समय मैंने आपको बताया, 3 बजे के अराउंड वो डिनर करके वो सब चले जाते हैं, ये वहाँ पे सो जाती है डॉक्टर। उसके लगभग 1 घंटे बाद एक इंटर्न आकर के उस डॉक्टर को जगाता है, कुछ रिपोर्ट्स शायद दिखानी थी, रिपोर्ट्स को देखा एंड डॉक्टर वो फिर से सो गई। अब दिन आता है अगला, यानी कि 9 अगस्त सुबह 7:30 बजे। हॉस्पिटल का स्टाफ उस डॉक्टर की बॉडी को स्पॉट करता है उसी सेमिनार हॉल में। पूरे शरीर पे चोट के निशान, लगभग 10 से ज़्यादा इंजरीज थी, चारों तरफ खून, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, एक ऐसी अवस्था में जिसको देख करके शायद आम इंसान के हाथ पैर फूल जाएंगे। उनकी फैमिली को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, वो कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। अच्छा, ये खबर सुनते हर किसी की फैमिली में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, कि बहुत टेंस्ड माहौल क्रिएट हो जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, शायद समझ नहीं पा रहे। इसी दौरान लगभग 20 या 22 मिनट के बाद दोबारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपकी जो बेटी डॉक्टर हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ये वर्ड्स थे, जिसको सुनने के बाद में पूरा फैमिली, जो पूरी फैमिली थी उसका, मतलब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बेटी कल तक बिल्कुल नॉर्मल फोन पे बातचीत, रात में 11 बजे हमारी फोन पे बात हुई, सब कुछ नॉर्मल था। एकदम से ऐसा क्या हुआ? वो लोग आनन फानन में अस्पताल की तरफ भागते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं। अब दोस्तों, आप ये समझिए कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी लगभग 3 घंटे उन डॉक्टर की, वो जो डॉक्टर थी, उनकी फैमिली को वेट कराया जाता है। मतलब आप समझिए कि 7:30 बजे बॉडी जो थी उस डॉक्टर की स्पॉट की गई थी और लगभग 10:30 के बाद एक बार जो दूसरा कॉल किया गया, लगभग 11 बजे किया गया, उसके बाद 3 घंटे और, यानी कि 2 बजे के अराउंड फैमिली को भी नहीं बल्कि उस डॉक्टर के फादर को अंदर बुलाया गया कि आप बॉडी देखिए। और जब उस फादर ने उस अपनी बेटी की जो बॉडी उसको देखा, तो शायद इस केस के अंदर जो केस हुआ है, इसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इतनी ज़्यादा भयानक है कि जिसका डिस्क्रिप्शन या जिसके बारे में मैं बात कर भी नहीं सकता, ना ही मैं कर पाऊंगा, ना ही आप सुन पाएंगे। इतनी बड़ी दरिंदगी की गई थी इस केस के, आप सोचिए। और वो दरिंदगी होने के बाद में उस बेटी का पिता अपनी उस बेटी को उस हालत में देखता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बाप के लिए एक ऐसा पल था कि शायद उसका सब कुछ खत्म था, उसके बाद जीने की कोई वजह नहीं। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि रात को 3 से सुबह 7:30 के बीच में ऐसा क्या हुआ, ये तस्वीर पूरी बदल गई। अब इस केस के अंदर पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेजेस जो है उनको खंगालना शुरू करती है। हर तरह की सीसीटीवी फुटेजेस को उठाया जाता है, उसको देखा जाता है। तो सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर वो एक सस्पेक्ट को अरेस्ट करते हैं, जिसका नाम था संजय रॉय। जी हाँ, संजय रॉय कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर करता है
पुलिस का पार्ट है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिजास्टर के जो मैनेजमेंट्स होते हैं उसका पार्ट होते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसका पार्ट होते हैं। लगभग 12,000 रुपये की नौकरी एक तरीके से आप समझ सकते। इस संजय रॉय के ऊपर आज से पहले 2 कंप्लेंट्स की गई हैं। दोनों कंप्लेंट्स इसकी वाइफ द्वारा इसके अगेंस्ट की गई हैं कि यह उन्हें मारता पीटता है। मतलब आप समझिए कि असॉल्ट की ऑलरेडी 2 कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, उसके बाद भी यह उस कॉन्ट्रैक्चुअल पुलिस की जॉब में काम कर रहा था, कोई एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं हुआ। इसने टोटल 4 शादियां करी हैं दोस्तों। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री ही शुरू से बहुत वायलेंस वाली रही है। अपनी बीवी को मारना पीटना, कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं ऐसी। अब दोस्तों इसको अरेस्ट किया जाता है, मगर जिस पिता ने अपनी बेटी को उस अवस्था में देखा, बाकी डॉक्टर्स ने भी देखा, उसके बाद में दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है कि एक अकेले आदमी के बस का यह काम नहीं था, क्योंकि जितनी दरिंदगी के साथ उस लड़की के साथ रेप किया गया था वो किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। तब मांग उठी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी नहीं था इन्वॉल्व इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। दोस्तों सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यहाँ ये थी कि पुलिस ने जो सबसे पहली FIR रजिस्टर करी थी वो अननेचुरल डेथ की करी थी। आप खुद सोचिए, अननेचुरल डेथ की पहली FIR रजिस्टर हुई। हालांकि बाद में फैमिली का प्रेशर आया, मीडिया का प्रेशर आया, उसके बाद में पुलिस ने रेप एंड मर्डर की FIR लॉन्च करी इस केस में। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। अब दोस्तों वापस आते हैं इस सस्पेक्ट के ऊपर जिसका नाम संजय रॉय है। ऐसा बताते हैं कि इसके और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के बीच में एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश्ड है। ये लोगों को वहाँ एडमिट करने के नाम पर पैसा भी लोगों से लेता है, वहाँ की कई चीज़ों के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। संजय रॉय को हालांकि अरेस्ट कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या कंक्लूजन आता है शायद किसी को पता हो। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट से मेरे 5 सवाल हैं जो पूरा मैंने एनालाइज किया। उसके बाद मुझे कुछ 5 सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है जिनका जवाब इस पूरे देश को जानना चाहिए, ज़रूरत है सबको जानने की। पहला, जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के थे उन्होंने फैमिली को फ़ोन किया और बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो क्या यह बात उन्होंने अपने आप से बोली या किसी के गाइडेंस पे या किसी के निर्देश के बाद में इस बात को बोला गया? दूसरा, पुलिस ने सबसे पहली जो कंप्लेंट दर्ज करी वो अननेचुरल कॉज डेथ की क्यों करी, जबकि एक क्लियर रेप एंड मर्डर का केस था? तीसरी, किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर और खास करके ऑपोजिशन के नेता इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे। चौथा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया इस सरकार को, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी को, मगर उनका जो रेजिग्नेशन था उसको एक्सेप्ट ना करके उनको एक ट्रांसफर दे दिया गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज बोलते हैं जिसे। मतलब आप सोचिए कि इतने बड़े इंसिडेंट में जो आदमी इन्वॉल्व है उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको और बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर सेम प्रिंसिपल के रोल पर ही ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने कलकत्ता की सरकार को लताड़ा, हो सकता है कि एविडेंसेस के साथ में छेड़छाड़, एविडेंसेस को साफ करने की कोशिश हो। और दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट में सबसे शॉकिंग जो मुझे चीज लगी वो ये थी कि कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट का पार्ट बनी है, जस्टिस की डिमांड कर रही हैं। आप किससे डिमांड कर रहे हो जस्टिस की? किससे आप इंसाफ मांग रहे हो? मुख्यमंत्री आप खुद हो, गृह मंत्री आप खुद हो, और तो और स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही हो। अभी दोस्तों ये केस जो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट भी दिख रही है। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को सुनने के और समझने के बाद में एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पूरे केस में एक बड़ी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। किसी को बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है, इस चीज का फैसला सीबीआई करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, मगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो है, वरना इस पूरे केस को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा होता। देखिए किसी भी क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती,
क्रिमिनल सिर्फ एक क्रिमिनल होता है और उसका धर्म सिर्फ क्राइम होता है। बावजूद इसके शायद कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ऐसे केसेस के अंदर पॉलिटिकल माइलेज ढूंढते हैं। उनकी पॉलिटिकल माइलेज शायद उन माँ बाप के आंसुओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपनी बच्ची को 31 साल पाल करके मेहनत के बाद एक डॉक्टर बनाने की कगार पर लेकर के आते हैं और वहाँ से उस बेटी के साथ साथ इनका सब कुछ छिन जाता है। दोस्तों, इस केस में आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा बता पाना बड़ा मुश्किल है, मगर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है इसके ऊपर ऑलरेडी कई एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं कि यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस भी होता है, पोर्नोग्राफी भी शूट की जाती है और तो और मानव के अंगों की तस्करी भी की जाती है। ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, हमने रिपोर्ट्स में देखा है। एक्चुअल में क्या है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि ये बात ऐसी है जिस पे हम कितनी भी बात कर लें ख़त्म नहीं होगी। आज के दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, मैंने कहीं से कोई डेटा नहीं उठाया। ये जो आज मैंने आपसे बात करी है दिल से निकली है और दुख हुआ तो लगा शायद शेयर करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं कि 31 साल की इस डॉक्टर को इंसाफ मिले और भारत के कानून के पन्नों में एक ऐसा इतिहास दर्ज किया जाए जिसके बाद शायद ही किसी बाप को अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़े। जय हिंद दोस्तों।